Hello everybody, welcome to lecture 4 of Hello Alkane and Hello Arene प्लेलिस्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर और आज हम करने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इस टॉपिक पे चर्चा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना कोई वक्त किए बर्बाद। चलिए, ये क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। देखिए करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ये देखना है ये CX बॉन्ड में C का सेंस क्या है। C तो है हमारा कार्बन, X क्या है हमारा हेलोजन, करेक्ट है, यस। अब देखिए इन दोनों बॉन्ड में अगर देखा जाए तो ये दोनों एक एक बॉन्ड जो बना चुके हैं, इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस बॉन्ड को बनाने, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है कोवेलेंट। कोवेलेंट होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, करेक्ट, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैं EN से लिख ले रहा हूँ वो ज़्यादा है। तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़े अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा X की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कहानी ठीक है। चलो, तो इसका आपको ये सब क्या समझ में आ गया, X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो C के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत लोगों को मालूम होती है लेकिन नॉर्मली किसी को नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूँ। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ bonded electron towards it। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्डिंग बना चुके हैं, जो शेयर कर चुके हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ये जो होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है हाईएस्ट, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये इस, और जो हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड है ये इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है, ठीक है। इसके वजह से हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कुछ पैटर्न फॉलो किए जाते हैं या पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया, अगर दो एटम्स है, जैसे एक एलिमेंट कार्बन हो गया, ये हेलोजन हो गया, इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और हमें ये अब देखना है कि जब हम हेलोजन तो हमारे बहुत सारे हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे नीचे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है, देख लीजिए। अगर आप नॉर्मल सी बात देखें तो फ्लोरीन छोटा होता है, फिर उससे बड़ा क्लोरीन होता है, फिर उससे बड़ा ब्रोमीन होता है, फिर उससे बड़ा आयोडीन होता है। हम ज़्यादातर आयोडीन की ही बात करेंगे, तो मैं थोड़ा उसको और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ब्रोमीन से बड़ा देखिए, ये देखिए। अब देखिए अगर कार्बन यहाँ पे है सपोज, तो ऑब्वियसली आप देखिएगा कि सिंस क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने के कारण या नीचे जाते समय एटॉमिक साइज़ तो बढ़ता है, करेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस और कार्बन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि एज वी गो डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ये हमें पहले से पता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, इसका ये होगा मतलब कि यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे मतलब फ्लोरीन से ब्रोमीन या आयोडीन की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये लॉजिक तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें उतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए कि CF, CL, CBr और CI, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए तो क्या होगा, बताइए सबसे बड़ा किसका होगा बॉन्ड लेंथ, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा CI का। तो मतलब आपके ऑर्डर हो गई ये, ठीक है। तो ये आपका पहला बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर खत्म हुआ। अब इसी से मैं आपको दूसरा लॉजिक भी समझा देता हूँ। मुझे बताइए इन सब में से सबसे इजीली टूटेगा कौन। अगर आप बिलीव नहीं करते, आप देखेंगे तो बड़ी पेंसिल या कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ी होती है, नॉर्मल मतलब अच्छी खासी होती है, तो हम उसे ईजिली तोड़ सकते हैं। जब आप बिलीव नहीं करते तो आप एक बड़ी पेंसिल तोड़ के देखिए और एक छोटी पेंसिल तोड़ के देखिए,
बड़ी पेंसिल आपकी बहुत जल्दी टूट जाएगी। तो वही लॉजिक से अप्लाई कीजिएगा। तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहीं से हमारा अराइज होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितनी एनर्जी लगती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में। और ये क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि इसमें जिसकी सबसे लेंथ ज़्यादा उसकी सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, बहुत ही वीक होगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो इसका ऑर्डर में वापस अगर ऐसा पूछा जाए CF, CL, CBr और CI में, तो ये हो जाएगा, आपको कर देना है सिर्फ अपोजिट। CF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप देखेंगे नॉर्मल हम CF यूज़ ही नहीं करते क्योंकि टूटता ही नहीं है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इतना जोर से पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, ये छोड़ते नहीं एक दूसरे को। CL, CBr और CI भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है। करेक्ट, हमें चाहिए एवरेज, जिसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर रिएक्शन हमारे CCl और CBr के फॉर्म में दिखेंगे। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं वापस बता देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे ही हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जिसकी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे जल्दी टूट जाता है। इसका क्या मतलब है, BDE इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, सॉरी नॉट बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन, उतना कम, सॉरी उल्टा ही लिख रहा हूँ मैं, एनर्जी तो कम लगेगी ना। यस, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब उसको थोड़ा सा वार्म कर देगा तो वो टूट जाता है। ठीक है, चलिए अब है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा डाइपोल मूवमेंट। उसका क्या ऑर्डर होगा, चलिए देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट, अभी डाइपोल मोमेंट है क्या, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं म्यू के जैसा। इससे डाई मतलब दो, पोल मतलब प्लस माइनस चार्ज डेवलप होना। देखिए, डाइपोल मोमेंट होता है जब दो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम नहीं है, अगर वो एक दूसरे के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पोल्स डेवलप हो जाते हैं, और टोटल ओवरऑल जो चार्ज डेवलप होता है उसके मेजरमेंट को ही बोला जाता है डाइपोल। मतलब यहाँ पे दिखेगा तो ये फ्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और टोटल जो चार्ज का डिफरेंस है, मेजरमेंट है, उसी के हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और इसको एक फॉर्मूला भी है बहुत सुंदर सा, Q मल्टीप्लाई बाय D। ये है फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का। देखिए, अब Q क्या है और D क्या है। Q का मतलब होता है चार्ज, मतलब टोटल चार्ज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज डिफरेंस है या वेरी माइन्यूट। और D है दोनों के न्यूक्लियस में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है। जैसे हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही हम नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज तो बढ़ता जाता है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ रहा है। करेक्ट, मतलब यहाँ पे D इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको एक और चीज़ दिखेगा कि उसकी Q मतलब चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, क्लोरीन क्या है उससे ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है, जिसकी वजह से चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब डाइपोल मोमेंट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो डाउन द बॉटम Q जो है डिक्रीज हो रहा है और D जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि एक्चुअली ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या पता करना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि चार्ज जो है जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, अगर हमें दोनों कंसिडर करने करते हैं तो चार्ज क्या करता है, ये डोमिनेट करता है डिस्टेंस को। मतलब अगर दोनों प्रेजेंट है तो आप इंपॉर्टेंस किसको देंगे, आप इंपॉर्टेंस देंगे चार्ज को, ना कि डिस्टेंस को। तो अगर हम चार्ज को देखा जाए सबसे ज़्यादा चार्ज कौन देगा, फ्लोरीन। तो नॉर्मल जो हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आना चाहिए वो ऑर्डर क्या आना चाहिए, CF, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। नॉर्मल ऑर्डर क्या आना चाहिए, अगर चार्ज डोमिनेट करता है तो CF का सबसे ज़्यादा आना चाहिए, फिर CCl का, फिर CBr का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आना चाहिए। करेक्ट, ये होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है एक एक्सेप्शन।
तो मैं यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में इन दोनों के केस में पाया गया कि चार्ज डोमिनेट ना होकर डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो CCl का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा पाया गया एज कम्पेयर टू CF। बाकी CBr और CI में Q ही डोमिनेट करता है, तो ये में उसमें कुछ चेंज नहीं आई, लेकिन इन दोनों को वो रिवर्स हो गया, मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब ये जैसा एक्सेप्शन हो गया तो ये बन गया इंपॉर्टेंस। अब ये चीज़ सिर्फ कार्बन जब क्लोरीन और फ्लोरीन से अटैच होगा तभी ऑब्जर्व की जाएगी। मैं पूछोगे सर अगर HF हुआ, HCl हुआ, तो अगर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो यही सीरीज फॉलो होती है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। ये चीज़ सिर्फ ऑब्जर्व की गई है एक्सपेरिमेंटली इन द केस ऑफ कार्बन। when कार्बन अटैच होता है हेलोजन से तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आता है फ्लोरीन से बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डोमिनेटिंग ओवर चार्ज। तो ये था दोस्तों नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इससे बनते हैं हमारे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो फटाफट से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।